अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार वली। यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ मानसेरा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक्टिव कारकुन मौजूद हैं। उमर खान इनका नाम है। 24, 25 और 26 नवंबर का जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस्लामाबाद के मकाम पर जो एहतजाज हुआ था, उस दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया था और 4 महीने की कैद के बाद बिलाखिर रमज़ान के महीने में इनको रिहाई मिली है। इस दौरान इनके साथ क्या हुआ, कहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया, जेल में इनके साथ किस तरह का रवैया रहा, क़यादत ने किस तरह की सपोर्ट की, ये तमाम तरह सवालात इनके पास लेके जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब भी कर लें। उमर खान, बहुत शुक्रिया आपका। आपको पहले तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि आपको बिलाखिर 4 महीनों के बाद रिहाई मिली। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कहाँ से आपको गिरफ्तार किया था और क्या आपको 24 नवंबर को या 25 को या 26 को, ये डेट्स भी कंफर्म कर दें कि कहाँ से और किसने गिरफ्तार किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला हम लोगों के लिए, हमारी आवाज़ सुनने के लिए। हम एक यूथ है, एक वर्कर के लिहाज से, हैसियत से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पीटीआई की तरफ से। दूसरा ये कि जैसा कि पूरे पाकिस्तान को सबको पता है 26 नवंबर को इमरान खान की जो 24 नवंबर को फाइनल कॉल थी, उसके लिए हम लोग मानसेरा से बड़े जोश और खरोश से निकले थे। अपने कायद की जो वो पाबंद सलासा से पिछले 2 सालों से उनकी रिहाई के लिए और जो जुल्म और जबर उनके साथ हो रहा है, उसके लिए हम लोग एक पुरअमन एहतजाज के लिए इधर से निकले थे इस्लामाबाद की जानिब अपनी मरकज़ी क़यादत की तरफ से। इधर से मानसेरा से बहुत बड़ा काफ़िला गया था, ना सिर्फ मानसेरा से बल्कि पूरे KPK से काफ़िला आया था। उसमें हम लोग 24 नवंबर को यहाँ से गए थे। रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने हमारे लिए जो है सारे रस्तों पे उन लोगों ने हमारे लिए कंटेनर्स वगैरह लगा के सारे रोड वगैरह ब्लॉक किए हुए थे, खंदकें खोदी हुई थी, बड़ी मशीनरी लगाई हुई थी। उसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में जो है पंजाब पुलिस की नफरी रोडों पे खड़ी थी। जिस टाइम हम लोग उधर पहुंचे तो जैसा कि पहले तो कभी हम लोग इन चीज़ों में इस तरह नहीं गए थे, कभी किसी एहतजाज पे या इस चीज़ में मेरी बज़ात खुद अपनी बात करूँ तो मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ में कि हम लोग निकले। वो भी इस वजह से निकले कि इमरान खान की तरफ से फ़ाइनल कॉल थी और फाइनल कॉल के लिए फिर हम लोग निकले। रास्ते में जी तो ये तो बड़ी लंबी दास्तान है और जो कुछ हम लोगों के साथ हुआ ये मैं आपको शार्ट बता सकता हूँ, बहुत ब्रीफली वो नहीं जाता हूँ इसमें। रास्ते में इन लोगों ने हमारे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा शेलिंग वगैरह की। इन लोगों ने हमारे ऊपर फायर मतलब किए गए इनकी तरफ से, शॉट गन से, 12 बोर से। मुझे देख सकते हैं आप, मुझे भी काफ़ी जगह पे मतलब उसके स्लग्स वगैरह लगे। उसके अलावा उन लोगों ने हमारे ऊपर जितना जुल्म वो लोग कर सकते थे करते रहे और हम लोगों के पास कुछ इस तरह की चीज़ नहीं थी, खाली हाथ थे हम लोग। उनके मुकाबले में हम लोग डटे रहे, उनके मुखालिफ डटे रहे, हम लोग डटे रहे। जिस तरह किस तरह करते दो रातें हम लोगों की लग गई उधर तक पहुँचते, क्योंकि हमने डी चौक तक जाना था और डी चौक में जाके हम लोगों ने एक एहतजाज करना था, अपनी रियासत से करना था। इस्लामाबाद में हम लोगों ने वो करना था एहतजाज, और वो फेडरल है। इस्लामाबाद सबका साझा है, पूरे पाकिस्तान के लिए फेडरल हैसियत रखता है, वो किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है। हम लोगों ने जाना था इस्लामाबाद में, लेकिन हमारे लिए रुकावटें लगाई गई। वो सारे पंजाब की हदूद, जहाँ से KP की हदूद ख़त्म होती है, उधर से बुरहान लगा लें, इधर से टेक्सला में लगा लें। इन लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि जुल्म की इंतहा की। इन लोगों ने निहत्ते लोगों के ऊपर इन लोगों ने गोलियाँ बरसाई। कितने लोग हमारे ज़ख्मी हो गए, कितनों के पाँव शाँव टूट गए। जो लोग इन्होंने पकड़े उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की, उस सब के बावजूद हम लोग अपने कायद की आवाज़ पे डी चौक तक पहुँच गए। जब डी चौक पे हम लोग पहुँचे तो लाखों की तादाद में वहाँ पे मजमा था, बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा आवाम थी और आवाम पुरजोश थी कि अपने हक़ के लिए निकली हुई थी। ये जो जितनी बर्बरियत का दौर गुजार रहे थे, उन सब में से आवाम ने अपने आप को निकाल के, अपने ज़मीरों को उजागर करके, अपने ज़मीरों को जगा के आवाम, इमरान खान वाली बात हमने अपनी आंखों से उधर देखी कि जिसके पास गाड़ी नहीं थी, लोग साइकिल्स पे भी, बड़े दूर मालाकंड से और किधर किधर से लोग साइकिल पे भी आए, लिफ्ट्स लेते हुए आए, पैदल लोग आए। कितने लोग तो इस तरह के थे कि जिन्होंने कई किलोमीटर पैदल वॉक किया और वहाँ तक लोग पहुँचे। वहाँ पे जब लोग हम पहुँचे तो सबसे पहले मैं सलाम पेश करूँगा इस्लामाबाद की अपनी माओं को, बहनों को। और इस्लामाबाद के लोगों ने हमारे साथ बड़ी वफा की है, मर्दों से ज़्यादा औरतों ने हमारे लिए वफा की है, क्योंकि हम लोग 2 दिनों से, आप समझ सकते हैं, हालत जंग में थे। इतने हम लोगों की आवाज़ें गले बैठ गए थे, वो एक्सपायर शेलिंग हम लोगों पे होती रही है। उसके अलावा काफ़ी लोग हमारे ज़ख्मी भी थे, 2 रातों से नींद नहीं की हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग तंग थे। तो इस्लामाबाद की बिलखसूस माओं बहनों ने हम लोगों के साथ बड़ा तावन किया। हम लोगों के लिए वो खाने शाने लेके आते रहे, पानी लाते रहे, जूसेस लाते रहे, नमक वगैरह हम लोगों को दिया। हमारे लिए जो है वो अर्के गुलाब वगैरह लाई, जिन लोगों की आँखें ख़राब हो गई थी उनके लिए। खैर, उन लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पंजाब वालों को, उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा किया, स्पेशली इस्लामाबाद वालों ने। उसके बाद आ जाते हैं जी शाम के वक्त। जब शाम का वक्त शुरू हुआ, हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा, स्ट्रीट लाइट्स जब लग गई तो मगरिब के थोड़े टाइम बाद जो है तो आवाम बहुत ज़्यादा पुरजोश थी और आवाम उधर खड़ी हुई थी, अपने एहतजाज पे लगे हुए थे सारे लोग। इतने में स्लोली जो है लाइट्स ऑफ होनी शुरू हो गई सारी। जितनी भी आप डी चौक से ले ले, ब्लू एरिया के सेंटोरस तक, जितनी भी वो डबल रोड है, उस सारे पे लोग ही लोग थे, हर तरफ सारी सर थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। लाइट्स जिस टाइम आहिस्ता आहिस्ता लाइट्स बंद होने लगी, इतने में फायरिंग की आवाज़ें आनी शुरू हो गई आगे से। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो वो हमसे थोड़ा चंद कदम आगे थे। इतने में एक गोली आग लगी उनकी रीढ़ की हड्डी में। अच्छा। जो उनके पेट को बिल्कुल उसने चाक कर दिया, उनकी आंतें वगैरह नीचे ज़मीन पे गिर गई। हम लोगों ने खुद अपने हाथों से उनकी आंतें उठाई, उनके पेट में डाली। उनके साथ एक बंदा
पीटीआई का कारकुन था। अच्छा उमर, शहीद हो गया। ये जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त वो जो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, क्या वो शुरू हो नहीं, चुका था या उससे पहले की बात है? ये ऑपरेशन से तकरीबन 3-4 घंटे पहले की बात अच्छा। है। हाँ जी, दिन को भी थोड़े लोगों पे, मतलब उन लोगों ने आगे फ्रंट पे जो लोग थे आगे डी चौक के पास बिल्कुल करीब थे, उन पे उधर से स्ट्रेट फायरिंग हुई गई। फिर हम लोग अपने उस दोस्त को उठा के लेके पिम्स आ गए। फिर हमारा ज़्यादातर टाइम पिम्स में गुजरा। पिम्स में जब आया मैं, तो हम लोगों ने हालत देखी, उस टाइम तक तकरीबन 3 से 4 डेड बॉडीज़ आ चुकी थी और 12-15 लोग इस तरह थे कि जो लोग ज़ख्मी हो चुके थे। किसी को बाजू में लगी हुई थी, किसी को टांग में गोली लगी हुई थी। फिर हमारे उस दोस्त को लेके चले गए ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। फिर उसको ब्लड वगैरह लगा, 3-4 बॉटल्स उसको ब्लड की इमरजेंसी में हम लोगों ने वहाँ से अरेंज करके दी। इतनी देर में हम लोग वापस जब आए तो डी चौक में अंधेरा होना शुरू हो गया था, लाइट्स वगैरह आधी से ज़्यादा ऑफ हो गई थी। फिर इतने में कॉल आई कि भाई उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। हम लोग वापस चले गए पिम्स में। इस टाइम तक आगे हमें उधर की रिपोर्ट नहीं थी। फिर हम लोग पिम्स में आगे, पिम्स में मुसलसल लोगों को लाया जा रहा था क्योंकि उधर करीब में कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल था, पीछे प्राइवेट 2 हॉस्पिटल थे, लेकिन वो सारे बंद हुए थे बिल्कुल। उधर जो है लाइट्स वगैरह ऑफ थी। वो जितने प्लाजे ब्लू एरिया के इर्द आपने देखे हुए हैं वो सब कुछ बंद था, उधर कोई भी नहीं था। फिर जनाब जब हमारे दोस्त का 3 घंटे ऑपरेशन चला, 4 घंटे, उसके बाद उसको निकाला तो नीचे में आया। मैं इस तरह हॉस्पिटल में घूम रहा था, मैं देख रहा था कि पीटीआई वालों की क्या हिसाब किताब है। तो काफ़ी ज़ख्मी लोग उस टाइम तक जो हैं वो ला रहे थे पिम्स में। तो मैं अंदर वार्ड्स वगैरह में गया, पिम्स की जो पुरानी इमरजेंसी है उसमें मैं गया, अंदर देखा तो लोगों की रश ज़्यादा हो गई थी। उधर कोई सिविल वर्दी में लोग खड़े थे। अब मुझे नहीं पता किस अदारे से उनका ताल्लुक था, फौज से था, किसी एजेंसी के थे, पुलिस वाले नहीं थे। अलबत्ता वो किसी डॉक्टर्स के साथ लगे हुए थे और उन्होंने डॉक्टर्स को बोला कि यहाँ पे एक डिजास्टर वार्ड बना दो जल्दी जल्दी। अच्छा। और इमरजेंसी के राइट साइड में अंदर पीछे जो एमएलओ वगैरह बैठते हैं उधर पीछे एक वार्ड था, वहाँ पे जो है उन्होंने डिजास्टर वार्ड बना दिया और जितने लोग पीटीआई के जख्मी आ रहे थे या डेड बॉडीज आ रही थी उनको उधर ट्रांसफर कर रहे थे। उस दौरान मैंने देखा कि जितने जख्मी बेड्स पे पड़े थे उनके सर और पाँव की तरफ 2-2 बंदे आके खड़े हो गए थे। अच्छा। सिविल में थे, किसी के हाथ में वो कफ चेन्स वगैरह थी और उधर की पोजीशन देख के हमें लग गया कि इन लोगों के साथ अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन उस टाइम पे उधर से हमें कॉल आई क्योंकि मेरे साथ मेरे छोटे कजन्स वगैरह गए हुए थे और जैसा कि मैं इंसाफ यूथ विंग का मानसरा तहसील का सदर भी हूँ, तो मेरी उसमें ज़ेर क़यादत हमारे साथ यूथ के भी काफ़ी नौजवान थे, मुझे उनको भी देखना था। फिर उनकी तरफ से मुझे बार बार कॉल्स आ रही थी, मैं अपने दोस्त को छोड़ के उनके पास चला गया। उधर जिस टाइम हम पहुँचे तो उस टाइम तक बिल्कुल जो है गुप अंधेरा हो गया था। डी चौक में लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद हो गई थी। आवाम बिल्कुल मतलब बेबस नज़र आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। इतने में जो है तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग जब स्टार्ट हुई, हम लोग इस तरह खड़े थे तो आपने देखे ब्लू एरिया के इर्द गिर्द काफ़ी बड़े बड़े इस तरह दरख्त लगे हुए हैं, वो ग्रीन बेल्ट पे भी लगे हुए हैं। ऊपर से बड़ी बड़ी टहनियाँ दरख्तों की गिर रही थी, ऊपर से स्नाइपर्स के शॉट आ रहे थे या गन्स के शॉट आ रहे थे। और उस टाइम मुझे अंदाज़ा हुआ देख के कि भाई ब्लू एरिया के इर्द गिर्द जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी हाईजैक हो चुकी थी। अच्छा उमर खान कता कलामी माफ, मुझे ये बताएं कि हुकूमत ये क्लेम करती रही है कि ये जो स्नाइपर की बातें या स्नाइपर के हवाले से जो पीटीआई ने एक बयानिया बनाया है कि बिल्डिंगों के ऊपर से स्नाइपर फायर कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फायरिंग नहीं हुई है। आप जाहिर है वहाँ पर मौजूद थे और आपने बताया भी है कि स्नाइपर जो है वो फायरिंग कर रहे थे बिल्डिंगों के ऊपर से। बिल्कुल इस चीज़ को मैं आपकी मानता हूँ। देखिए हुकूमत तो कुछ भी कह सकती है ना, हुकूमत तो कुछ भी कह सकती है, हुकूमत को नहीं कह सकते। लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा दिन कैद में काटे। इन लोगों के जुल्म और बर्बरियत को हमने बर्दाश्त किया है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए अपने घर में। जिस तरह भी हम लोग पहुंचे हम आ गए। मैं आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ये हमारे पास मौत की अमानत है और मैं जो बात करूँगा अपने लोगों को बताऊँगा। अभी भी हमारे बहुत सारे वर्कर्स कैदी जो हैं अंदर अभी भी जेल में पड़े, अटक जेल में पड़े, जेल में पड़े, कोट लखपत में पड़े, जिधर भी पड़े। लेकिन ये ज़िंदगी है, मौत की अमानत है। जो कितने लोग जेल के अंदर इस वक्त? आप जाहिर अटक जेल में थे, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा कि वहाँ क्या रवैया रहा, जेल का जो अमला उनकी तरफ से किस तरह ट्रीट किया गया, उसके ऊपर भी आऊँगा। मुझे ये बता दें कि ये अभी आपके कितने लोग अभी भी कैद के अंदर हैं? इमरान भाई अभी भी तकरीबन 160-150 अभी भी इतनी तादाद अभी भी लोगों की है, जिनमें से मैं आपको बताता चलूँ। अभी आते आते मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज 88 हमारे जो पीटीआई के वर्कर्स थे उन लोगों को शनाख्त परेड पे लाया गया था ITC अदालत में पिंडी में, जिनका फिर 4 दिन का रिमांड दे दिया गया। आज 88 बंदों को और को 4 महीने गुजरने के बावजूद अभी उनको इस्लामाबाद थाने में ले गए। शनाख्त परेड पे जो लोग आए हुए थे उन लोगों को ले गए 4 दिन के मजीद रिमांड पे। तो ये दास्तान तो आगे चलेगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फायर्स वगैरह हुए हैं, जो हमारे लोगों को लगी हैं, वो चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी हैं, अपने हाथों से लोग मरे हुए देखे हैं, अपने हाथों से हम लोगों ने उठाए हैं। जिनको हम रेस्क्यू कर सकते थे उन लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। और यकीन करें आपके वल्लाही बिल्लाही मैं आपको इस बात की हल्फन ये कहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो थे ऊपर स्नाइपर्स बैठे हुए थे, ऊपर ब्लू एरिया के ऊपर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं आर पार दोनों साइडों पर, उधर से हमारे ऊपर डायरेक्ट फायरिंग हो रही थी और दरख्तों में आगे लग रही थी। ऊपर से दरख्तों की टहनियाँ नीचे गिर रही थी, लोग इधर उधर गाड़ियों में लग रही थी, लोग इधर उधर गिर रहे थे। तो मेरे साथ ज़ाहिर है छोटे बच्चे भी थे, मतलब अंडर 20 जिन्हें आप कह सकते हो। मेरे कजन्स थे 2-3 हमारे साथ गए हुए थे इमरान खान की आवाज़ पे। फिर हमें तो उनकी भी ज़िंदगियों का एहसास था। और दूसरा ये कोई जंग नहीं थी हमारी, जंग होती हमारे पास भी असला होता, हमारे पास भी कोई चीज़ होती, हम लोग बिल्कुल उनका मुकाबला करते। और इंशाल्लाह ज़िंदगी में अगर ऐसा कभी मौका आएगा तो हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको मुकाबला करके भी बताएंगे। ये तो हम लोग एक इस्तदा लेके, अपनी एक इल्तिजा लेके अपनी रियासत के पास गए थे, अपने कैपिटल में गए थे कि जो कुछ हो रहा है खान के साथ उसके खिलाफ हम लोग उठ के गए थे और खान की रिहाई के लिए गए थे। और ये जो फार्म 47 वाली बोगस हुकूमत हमारे ऊपर बैठी है इसके खिलाफ गए थे। तो काफ़ी लोग इसमें शहीद भी हुए और काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। इन लोगों की तरफ से ये सिलसिला जिस टाइम शुरू हुआ तो फिर मजबूरन हम लोगों को बैक स्टेप होना पड़ा क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे और बहुत सारी फीमेल्स भी थी, दूसरे भी थे। और क़यादत की तरफ से भी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ
कि क़यादत की तरफ से जो क़यादत हमारे साथ जो पीटीआई की क़यादत थी, जिनके साथ हम लोग गए हुए थे, जो क़यादत उधर मौजूद थी, हमारे वज़ीर आला साहब थे, ये दूसरे जितने भी MPs MNAs लोग आए हुए थे, सब लोग डट के खड़े हुए थे। हमारी आवाम ये कहती है कि ये लोग उधर से भाग के आ गए हैं और इन लोगों को पकड़वा दिए। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि हम लोग मौके पर थे। इस तरह के लोग हैं जो घरों से बैठ के सियासत करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, टिकटॉक पे करते हैं, तो उन लोगों की बातों का मैं कोई जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझता हूँ। बाकी जो हमारे पीटीआई के नज़रियाती कारकुन हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जितनी क़यादत थी, हमारे CM साहब थे, या इधर से हमारे साथ बाबर सलीम साहब थे, या जो भी हमारे साथ थे, वो लोग मौके पे उधर ही खड़े थे और लास्ट टाइम तक वहाँ पे लोग खड़े रहे हैं। फिर क़यादत की तरफ से हमें ये कहा गया है कि भाई अपनी जान की हिफाजत सबसे पहले, आपकी जान है तो खान है। इधर आप लोग निहत्ते हो, इधर आप लोगों ने मरने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और ये इस तरह का मुल्क है कि आप देख सकते हो वज़ीरिस्तान वाली साइड पे ये हमारे सारे बेल्ट में जिधर दहशतगर्दी हो रही थी, क्या कुछ होता रहा है, लोग रोते रहे। बलूचिस्तान के हालात आप देख सकते हो, लोग अजलों से रोते हुए आ रहे हैं, लोगों की फैमिलीज तबाह हो रही है, कोई पूछने वाला कुछ नहीं है। लेकिन हम अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं, जो अल्लाह ने हमें दी हुई है, हमारी आवाज़ों को तो ये इंशाल्लाह बंद नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके नेक्स्ट हम लोगों ने ये किया कि हम लोग थोड़ा पीछे हट के, जब पीछे आए तो हम लोग भी काफ़ी 2 दिनों से रेस्टलेस थे। दोस्त वगैरह भी हमारे जो इस्लामाबाद के थे, वो हम लोगों को साथ ले गए, अपने घरों पर ले गए कि भाई थोड़ी देर आप वो कर लो। उस टाइम तक हम लोगों को ये सिचुएशन नहीं पता थी कि आगे फर्दर क्या होने वाला है। तो 2 दिनों से हम लोग सोए भी नहीं थे। जिस तरह हमें पानी थोड़ा बहुत पिया, हम लोग लेटे रिलैक्स होने के लिए। तो हमारे साथ एक नायब सदर थे हमारे सईद भाई, उनके घर में फोती होगी, उनकी सास फोत होगी और पीछे उनके घर में भी कोई नहीं था। उन्होंने बोला है कि मेरे घर में इस तरह फोत की होगी, मैंने वापस जाना है। मैंने उनको कहा ठीक है, आप लोग जो जाना चाहते हो आप चले जाओ, क्योंकि हम लोग तो इतना नहीं पता था कि इतना लंबा ये हम लोगों का एहतजाज चलेगा। वो 1-2 दिन के लिए उन्होंने वो किया था। लेकिन फिर जब हमने सिचुएशन देखी, हमने कहा अगर ये फर्दर चलता भी है तो हम लोग इसके लिए तैयार है। थोड़ी देर बाद हमारे दोस्तों की कॉल आनी शुरू हुई, डी चौक में जो उस टाइम पे मौजूद थे रात को। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोगों को मारा जा रहा है और हर तरफ फायर ही फायर हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म व तशद्दुद हो रहे हैं। फिर हम लोगों को ज़ाहिर है घरों से भी कॉलें आती थी, साथ छोटे बच्चे भी थे, उनके वालिदैन भी कॉल कर रहे थे। फिर मैंने इस तरह किया कि अपनी गाड़ी की चाबी अपने कज़न को दे दी कि भाई आप लोग इनको लेके वापस चले जाओ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं बेचारे, तो उन लोगों को हम लोग इतना ज़्यादा अभी स्टेज पे नहीं है कि उन लोगों से इतनी बड़ी कुर्बानी अभी ली जा सके। उनको वापस भेजने वाले थे कि इतने में फिर मेरे जहन में अचानक ये ख्याल आया कि खुदा ना खास्ता रास्ते में इन लोगों के साथ कुछ मिसहैप हो जाता है, तो ये लोग तो मेरे साथ आए हुए हैं और मैं तो इधर सेफ हूँ, घर में हूँ। तो फिर मजबूरन मैंने इनको कहा कि चले ऐसा करते हैं कि आप लोगों को छोड़ के हम लोग सुबह वापस आ जाएंगे। कोई इतनी दूर नहीं, हम लोग 2 घंटे की ड्राइव है इस्लामाबाद से, इधर रात को छोड़ के हमने कहा सुबह वापस आ जाएंगे। खैर हम लोग उधर से निकल के आगे, रास्ते में जिस टाइम काफ़ी जगह पे उन्होंने वापसी पे ब्लॉक कर दिए थे, रास्ते शस्ते ब्लॉक कर दिए थे, कंटेनर जो जाते हुए लोगों ने हटा लिए थे, उन्होंने वापस डबल करके लगा लिए थे। तो हम अंदर से करते कराते खैर सोसाइटी से होते होते टेक्सला तक पहुँचे। जब टेक्सला में हम लोग पहुँचे तो आगे काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग खड़े थे और वो सिविल यूनिफॉर्म में थे, मतलब कोई उस यूनिफॉर्म में नहीं थे और वो पंजाब पुलिस के एहलकार नहीं थे, क्योंकि पंजाब पुलिस वालों की निशानी आपको सामने उनके पेड़ बड़े हुए नजर आते हैं और पंजाब पुलिस दूर से पहचानी जाती है, और जो स्पेशल लोग होते हैं वो लोग भी दूर से पहचाने जाते हैं, खलाई मखलूक जिनको आप लोग कहते हो। तो इन लोगों ने हमारी गाड़ी रोकी, हमें कहा कि अपने ID कार्ड दिखाओ। जिस तरह मैंने अपना ID कार्ड दिखाया, उस पर उसने देखा है मेरा नाम वगैरह और एड्रेस खैबर पख्तूनख्वा देखा है। तो उस बंदे ने पहला सवाल ही मुझे ये किया कि तुम तो अफगानी हो भाई, तुम इंडिया में किस लिए आए हो, ये तो तुम लोग बहुत खराब हो गए, तुम तो इंडिया में फंस गए हो। और मैं इस चीज़ पर भी कसम खाने को तैयार हूँ कि वो बात अभी तक मेरे दिल और दिमाग से नहीं निकल रही है। जो कि इन्होंने जुल्म किया चलो वो मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसने मेरा ID कार्ड पे जब खैबर पख्तूनख्वा लिखा वो देखे, उसने डायरेक्ट बात ये की है कि भाई आप तो अफगानी हो, आप इंडिया से क्यों आए हो। तो खैर उसके बाद उन्होंने हमें पकड़ा, थोड़ा बहुत मारा शारा, उन्होंने डंडे शंडे मारे, हम लोगों को जो भी किया, हम लोगों को गाड़ियों में ज़बरदस्ती के सीट के डाल दिया। फिर 2-3 घंटे जो है हम लोगों को घुमाते रहे। फिर काफ़ी मतलब हमारे साथ उन लोगों ने बहुत बदअखलाक़ी से पेश आए, बड़ी बुरी गालियाँ वगैरह की, कहते रहे सब कुछ। हम लोग बस चुप क्या कर सकते थे उस टाइम पे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा लोग थे और बहुत ज़्यादा बकवासात कर रहे थे। फिर उसका जवाब हम लोगों ने कुछ नहीं दिया उनको। फिर हम लोगों को उन्होंने टेक्सला पुलिस के हवाले कर लिया। फिर टेक्सला वहीं से आपकी गिरफ्तारी हुई? हाँ, वहाँ से तकरीबन 2-3 घंटे बाद उन लोगों ने हमें टेक्सला पुलिस के हवाले कर लिया। फिर टेक्सला पुलिस स्टेशन में हम लोग आ गए। टेक्सला पुलिस स्टेशन में जिस टाइम आए तो बस उस रात गिरफ्तारियाँ शुरू होगी। नेक्स्ट डे जो है तो तकरीबन हम लोगों को 94 बंदे 94 बंदे उन लोगों ने, टेक्सला पुलिस स्टेशन में जो बंदे थे वो हमारी तादाद 94 थी। और थर्ड डे हम लोगों को अदालत में पेश किया। फिर अदालत ने हमारा 7 दिन का और रिमांड दे दिया। फिर वो 10 दिन जो है बरार भाई हम लोग एक 15x16 का कमरा होगा, जिस तरह हवालात का एक कमरा होता है आप लोगों को पता है, उसमें हम लोग तकरीबन 94 बंदे थे और एक छोटे से कमरे में हम लोग प्रॉपरली बैठ नहीं सकते थे और एक वॉशरूम था और लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की सिचुएशन थी कि आप लोग खुद सोच सकते हो, एक छोटे से कमरे में 94 बंदा होगा वो किस तरह रहेगा। और 10 दिन हम लोग इसी तरह उसमें पड़े रहे, ना हम लोग खड़े हो सकते थे ना हम लोग बैठ सकते थे, इधर से बंदा उठ के उधर नहीं जा सकता था। अगर आपको वॉशरूम जाना है, आपको वॉशरूम की हाजत होगी है तो यकीन करें उक़सम बिल्लाह मैं आपको इस बात का कहता हूँ कि 4-5 घंटे आपको वॉशरूम अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि 94 बंदे थे, छोटा सा वॉशरूम था और हवालात के वॉशरूम भी आपको पता है ऊपर से ओपन होता है। तो वो 4-5 घंटे बाद जिस टाइम आपका किस्मत से वॉशरूम का नंबर आ जाता था, जब वॉशरूम जाके आप वॉशरूम की कंडीशन देखते थे, पानी भी पीछे से वो लोग नहीं देते थे, हमें जानबूझ के थोड़ा थोड़ा पानी देते थे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। वो जब 94 बंदा 94 बंदा एक वॉशरूम यूज़ करते तो उसकी सिचुएशन आप समझ सकते हो। तो वो देख के फिर हम लोगों को जो है वॉशरूम की हाजत ही खत्म हो जाती थी, वॉशरूम की इस तरह की सिचुएशन थी। बाकी ये है कि बड़ी मुश्किल दिन थे वो, बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
हम लोगों को अल्लाह ने हिम्मत दी, क्योंकि हम हक़ के साथ थे, हमारे दिल पुरसुकून थे, हमारे जज्बे जो है पुरअज़्म थे, हम लोग खड़े रहे, हम लोग झुके नहीं हैं। और ऑफ़र पहली ऑफ़र हमें उधर ही आ गई थी कि भाई आप अपना एफिडेविट ले लो, एफिडेविट दे दो, जो कि आप लाताल्लुकी का इजहार करो, इमरान खान से करो या उससे करो। अच्छा, एफिडेविट में वो आपसे और क्या चाह रहे थे कि किस तरह का एफिडेविट हो? एक तो सिर्फ ये था कि मतलब ला ताल्लुकी कर लें, या फिर इसमें ये भी है कि आप लोगों को किसी ने गाइड किया है कि आप जाएं रियासत के ऊपर हमला करें, कैपिटल के ऊपर हमला करें, इस तरह की कोई बातचीत भी हुई वो है? बातें मैं मीडिया के सामने इस वजह से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पंजाब पुलिस की ज़ुबान मुझसे बेहतर सारे पाकिस्तान वाले जानते हैं। वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे इमरान खान के बारे में, अली अमीन गंडापुर हमारे जो सीएम है उनके बारे में, कि उन लोगों ने आपको क्या दिया है, कितने पैसे दिए, ये किए, वो किए, फलां किए, क्यों आए हो। तो वो सारी बकवासियात हैं, वो आपको पता है, वो और लोग भी बहुत सारे मीडिया पे बोलते रहते हैं। वो चीज़ आवाम को पता है कि मतलब उन्होंने हमारे साथ जो जो बातें की हैं वो कम अज़ कम मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं कर सकता हूँ, अपनी ज़ुबान से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें वो हमें बार बार कहते थे कि कितने पैसे लिए तुम लोगों ने, ये किए, वो किए, फलां फलां, ये चीज़ें सारी लगी रहती थी। फिर 10 दिन बाद जो है हम लोगों को दोबारा ATC में पेश किया गया। जब ATC पेश किया गया तो वहाँ से हम लोगों को हो गया जुडिशल, वहाँ से हम लोगों को लेके चले गए जी अटक जेल। पहले अडयाला ले गए, वहाँ से फिर अडयाला वालों ने हम लोगों को रिसीव नहीं किया, फिर अटक ले गए। अभी मैं आपको बात बताता हूँ कि जुमेरात का दिन था इब्रार भाई, और सुबह तकरीबन कोई 6 बजे का टाइम होगा, सुबह 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। हम लोगों को इन्होंने उठाए, हम लोगों को लेके गए, प्रिजन वैन में डाले। प्रिजन वैन 16 बंदों की होती है, 15 बंदों की होती है, जिसमें जेल से कैदियों को लेके कोर्ट्स आते हैं, कोर्ट से वापस जेल लेके जाते हैं। तो जनाब ईमान उधर से हम लोगों को उस 16 बंदों की वैन में 53 बंदे उन्होंने डाले, 53 बंदे उस वैन में हम लोगों को उन्होंने डाला है, और ज़बरदस्ती उसमें हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। उधर अंदर हम लोग किस तरह पूरे आए ये अल्लाह को पता है और हम लोगों को पता है। सुबह 6 बजे हम लोगों को लेके गए और कोर्ट में हम लोगों को पेश भी नहीं करते थे। हम लोगों को लेके गए पुलिस लाइन में, हम लोगों को जाके खड़ा कर दिए। पुलिस लाइन में तकरीबन घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा। हमारे साथ पेशेंट्स भी थे, गरीब बेचारे लोग, कुछ थैलीसीमिया का पेशेंट था, कोई हार्ट पेशेंट था, कोई किडनीज़ का मसला होता है, हर बंदे का आपको पता है बीमारी इंसान के साथ साथ है। उस सिचुएशन में क्या हुआ है कि पीने के लिए हमें पानी नहीं मिल रहा था। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, 3 घंटे गुजर गए, लोग उनको पानी का कहते रहे। उन लोगों के अल्फाज होते थे आगे से कि हमारा पेशाब पियो। अच्छा, हाँ, उन लोगों का ये अल्फाज होता था कि हमारा पेशाब पियो, तुम लोगों पे हम पेशाब करते हैं, तुम लोगों को अभी इधर ही आग लगाते हैं। एक आता था वो कहता था इन लोगों को पेट्रोल डालो, इनको इधर आग लगाओ, ये वो है, मतलब काफ़ी सारी मतलब बेहुदा किस्म की बातें करते रहे। और उस वजह से लोग हमारे साथ बहुत बुजुर्ग थे, हमारे साथ 80-80 साल के भी बुजुर्ग थे। और एक बात मैं आपको लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि ये सारे लोग जो उन्होंने पकड़े हुए थे ये सारे PTI वाले नहीं थे। अच्छा। इनमें तकरीबन हमारे साथ जो टेक्सला में लोग थे उनमें से तकरीबन 94 में से मेरे ख्याल से 60 बंदा होगा जो PTI वाला होगा। बाकी 30-34 बंदे जो थे वो सिर्फ इस वजह से पकड़े गए, उनका कसूर ये था कि उनका दे आर ओनिंग नेशनलिटी ऑफ KPK, उनके ID कार्ड पे जो है KPK लिखा हुआ था ना।